जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आसपास की दुनिया को देखिए। आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो स्कूल में टॉपर थे, जिनके नंबर हमेशा 99% आते थे, जिनका आईक्यू आसमान छूता था। सबको लगता था कि ये लोग दुनिया बदल देंगे। लेकिन आज जब आप उन्हें देखते हैं तो शायद वे एक औसत नौकरी में फंसे हैं। वे अपनी शादीशुदा जिंदगी में जूझ रहे हैं। वे तनाव में हैं, अकेले हैं और शायद नाखुश हैं। और फिर आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो क्लास में शायद पीछे की बेंच पर बैठते थे, जिनके नंबर बस पास होने लायक आते थे, जिन्हें कोई जीनियस नहीं कहता था। लेकिन आज वे एक बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। उनके पास एक खुशहाल परिवार है। लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। जब वे कमरे में घुसते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। वे जीवन की हर मुश्किल से मुस्कुराते हुए पार पा जाते हैं। ये कैसे संभव है? बचपन से हमें सिखाया गया कि सफलता की चाबी सिर्फ बुद्धि है, हमारा आईक्यू है। हमें बताया गया कि अगर दिमाग तेज है तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है। लेकिन अगर यह सच है तो वो जीनियस इंसान अपनी जिंदगी में फेल क्यों हो गया, और वो औसत छात्र इतना सफल और खुश कैसे है? मेरे दोस्त, आज जिस किताब की गहराइयों में हम उतरने जा रहे हैं वो इसी रहस्य से पर्दा उठाती है। ये किताब उस झूठ को तोड़ती है जो हमें सदियों से बताया गया है। इस किताब का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, और इसके लेखक हैं मशहूर मनोवैज्ञानिक और पत्रकार डैनियल गोलमैन। जब 1995 में डैनियल गोलमैन ने यह किताब लिखी तो दुनिया भर में एक तहलका मच गया। उन्होंने एक बहुत ही साहसी बात कही। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता के लिए आपकी स्कूली होशियारी यानी आईक्यू सिर्फ 20% मायने रखती है, बाकी का 80% कुछ और है। वो कुछ और वही इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी आपकी भावनात्मक समझ। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक आईना है। ये आपको दिखाएगी कि क्यों कभी-कभी आप गुस्से में वो सब कह जाते हैं जो आप कहना नहीं चाहते थे और बाद में पछताते हैं। क्यों कभी-कभी आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आप वो कर नहीं पाते। क्यों कुछ लोग दूसरों के दर्द को बिना कहे समझ लेते हैं और कुछ लोग चीखने पर भी नहीं सुन पाते। डैनियल गोलमैन हमें बताते हैं कि हमारे अंदर दो दिमाग हैं। एक दिमाग जो सोचता है, द थिंकिंग ब्रेन, और दूसरा दिमाग जो महसूस करता है, द फीलिंग ब्रेन। समस्या यह है कि हमारा महसूस करने वाला दिमाग हमारे सोचने वाले दिमाग से बहुत ज्यादा तेज और शक्तिशाली है। जब तक आप इस दूसरे दिमाग को, यानी अपनी भावनाओं को समझना और संभालना नहीं सीखेंगे, तब तक आपका ऊंचा आईक्यू, आपकी डिग्रियां, आपका ज्ञान सब धरा का धरा रह जाएगा। आज की यह यात्रा सिर्फ सुनने के बारे में नहीं है, यह महसूस करने के बारे में है। यह आपके रिश्तों को, आपके काम को और सबसे बढ़कर आपके खुद के साथ आपके रिश्ते को बदलने के बारे में है। यह एक ऐसी समझ है जो आपको सिखाती है कि कैसे अपने गुस्से को ऊर्जा में बदला जाए, ना कि तबाही में। कैसे अपनी निराशा को उम्मीद में बदला जाए। अरस्तु ने हजारों साल पहले एक बहुत गहरी बात कही थी जो इस किताब का सार है। उन्होंने कहा था कि गुस्सा करना बहुत आसान है, यह कोई भी कर सकता है, लेकिन सही व्यक्ति पर, सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से गुस्सा करना, यह आसान नहीं है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। क्या आप तैयार हैं अपने उस दूसरे दिमाग से मिलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बल्कि उनका मास्टर बनने के लिए? चलिए इस गहरे समुद्र में गोता लगाते हैं। यदि आपने इस यात्रा को जारी रखने का फैसला किया है, यह आपकी खुद को बेहतर बनाने की चाहत को दर्शाता है। अब चलिए इमोशनल इंटेलिजेंस की इमारत के पहले और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ की नींव लगते हैं। अगर यह स्तंभ कमजोर है तो बाकी सब ढह जाएगा। यह पहला सेक्शन है आत्म जागरूकता, यानी अपने भीतर का आईना। सेक्शन 1, आत्म जागरूकता, यानी जब भावनाएं दिमाग को हाईजैक कर लें। जरा याद कीजिए उस आखिरी बार को जब आपने अपना आपा खोया था।
शायद आप ट्रैफिक में फंसे थे और किसी ने गलत तरीके से गाड़ी आपके आगे लगा दी, या शायद ऑफिस में किसी ने आपके काम की आलोचना कर दी। उस एक पल में क्या हुआ था? याद कीजिए। अचानक आपके सीने में एक जलन महसूस हुई, आपका खून खौलने लगा, आपके हाथ कांपने लगे, आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। और उस पल में आपका सोचने वाला दिमाग यानी थिंकिंग ब्रेन पूरी तरह से बंद हो गया। शायद आपने कुछ ऐसा कह दिया या कुछ ऐसा कर दिया जिसके लिए आपको 5 मिनट बाद ही पछतावा हुआ। आप सोच रहे थे कि मुझे क्या हो गया था, मैं ऐसा इंसान तो नहीं हूं। मेरे दोस्त डैनियल गोलमैन बताते हैं कि उस पल में आप नहीं थे, आपका दिमाग हाईजैक हो चुका था। इसे इमोशनल हाईजैकिंग कहते हैं। यह कैसे होता है? हमारे दिमाग के बहुत गहरे पुराने हिस्से में बादाम के आकार का एक छोटा सा अंग होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। यह हमारे दिमाग का इमरजेंसी अलार्म है। यह भावनाओं का केंद्र है। हजारों साल पहले जब हम जंगलों में रहते थे तो यह एमिगडाला हमारी जान बचाता था। अगर सामने शेर आ जाए तो यह हमें सोचने का मौका नहीं देता था। यह तुरंत आदेश देता था कि भागो या लड़ो। आज जंगल नहीं है, शेर नहीं है, लेकिन हमारा एमिगडाला आज भी वही पुराना अलार्म बजाता है। दिक्कत यह है कि वो एमिगडाला बहुत लापरवाह है। उसे फर्क नहीं पता कि सामने असली शेर है या सिर्फ आपका बॉस जो आप पर चिल्ला रहा है। उसके लिए दोनों खतरे हैं, और जैसे ही उसे खतरा महसूस होता है वो आपके सोचने वाले दिमाग को बाईपास कर देता है। वो सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। जब तक आप भावनाओं के इस तूफान में बहते रहेंगे तब तक आप एक कठपुतली हैं, अपनी ही रसायनों और अपनी ही आदतों की कठपुतली हैं। तो इस हाईजैक से बचने का रास्ता क्या है? यहीं पर इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला और सबसे जरूरी कदम आता है, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, खुद को जानना, लेकिन गोलमैन जिस अवेयरनेस की बात कर रहे हैं वो बहुत गहरी है। यह सिर्फ ये जानना नहीं है कि मैं गुस्से में हूं, यह उस गुस्से को आते हुए देखना है। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां पर आप भावनाओं में डूबते नहीं हैं, बल्कि आप किनारे पर खड़े होकर उस भावनाओं की नदी को बहते हुए देखते हैं। इसे ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही डरावनी फिल्म देख रहे हैं। आप फिल्म में इतना खो जाते हैं कि जब विलन आता है तो आप सचमुच में डर जाते हैं। आपका दिल तेज धड़कने लगता है। यह है भावनाओं में खो जाना। लेकिन फिर अचानक आपको याद आता है कि अरे, मैं तो सिनेमा हॉल में बैठा हूं, यह सिर्फ एक पर्दा है, यह सच नहीं है। उस पल में क्या होता है? डर कम हो जाता है ना? आप अभी भी फिल्म देख रहे हैं, लेकिन अब आप जागरूक हैं कि आप देख रहे हैं। आत्म जागरूकता यही है। यह अपने मन के अंदर एक साक्षी यानी ऑब्जर्वर पैदा करना है, एक ऐसा हिस्सा जो चुपचाप देखता रहता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। जब आपको गुस्सा आने लगे तो आत्मजागरूक इंसान चिल्लाता नहीं है, उसका अंतर्ज्ञानी कहता है कि ध्यान दो, तुम्हारे पेट में गांठ पड़ रही है, तुम्हारी सांस तेज हो रही है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है। बस इतना, बस ये पहचान लेना। इस सेक्शन का संदेश है, मेरे दोस्त, यह समझना बहुत जरूरी है कि आप आपकी भावनाएं नहीं हैं। यू आर नॉट योर इमोशंस। आप वो आसमान हैं जहां भावनाओं के बादल आते हैं और चले जाते हैं। कभी काले बादल, गुस्सा, दुख, कभी सफेद बादल, खुशी। अगर आप बादलों को ही खुद समझ लेंगे तो तूफान आने पर आप बर्बाद हो जाएंगे। आत्म जागरूकता वो शक्ति है जो उस हाईजैक के पल और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा गैप, एक छोटी सी जगह बना देती है, और उसी छोटी सी जगह में आपकी आजादी छिपी है। जब तक आप अपनी भावनाओं को पहचानेंगे नहीं, आप उन्हें बदल नहीं सकते। जो दिखता नहीं उसे सुधारा नहीं जा सकता। यह पहला कदम था, पहचानना, अपने अंदर के जानवर को देखना। लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं है। जब वो जानवर यानी आपका एमिगडाला बेकाबू होने लगे तो उसे शांत कैसे किया जाए, उसे कंट्रोल कैसे किया जाए? अगला सेक्शन इसी बारे में है, उस तूफान को थामना। क्या आप उस शक्ति को हासिल करने के लिए तैयार हैं? बहुत खूब। आप एक बहुत ही गंभीर और समर्पित श्रोता हैं। यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि यह हमें अपने ही अंदर के अंधेरे कोनों का सामना करने के लिए मजबूर करती है।
हमने पहले सेक्शन में एक बहुत बड़ी विजय हासिल की है। हमने अपने अंदर के जानवर यानी उस एमिगडाला को पहचानना सीख लिया है जो हमारे दिमाग को हाईजैक कर लेता है। लेकिन मेरे दोस्त, सिर्फ ये जानना कि मुझे गुस्सा आ रहा है काफी नहीं है। अगर आपके घर में आग लग जाए और आप सिर्फ खड़े होकर कहें कि देखो आग लगी है, तो क्या घर बच जाएगा? नहीं, आपको आग बुझानी होगी। आत्मजागरूकता पहली सीढ़ी की, अब हमें दूसरी सीढ़ी चढ़नी है जो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। सेक्शन 2, आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन, दिमाग का ब्रेक और भावनाओं का एक्सेलरेटर। सोचिए आप एक बहुत शक्तिशाली स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं। उस कार का इंजन बहुत ताकतवर है। वो है आपका अमिगडाला, आपकी भावनाएं। जब आप एक्सेलरेटर दबाते हैं तो गाड़ी हवा से बातें करती है। यह रोमांचक है ना? लेकिन क्या होगा अगर उस गाड़ी में ब्रेक ही ना हो? वो ताकतवर इंजन बिना ब्रेक के आपको सीधे तबाही की ओर ले जाएगा। जिंदगी में यही होता है। जब गुस्सा, डर या चिंता का एक्सेलरेटर दबता है और हमारे पास आत्मनियंत्रण का ब्रेक नहीं होता, तो हम अपने रिश्तों, अपनी नौकरी, अपनी इज्जत सब कुछ दुर्घटनाग्रस्त कर देते हैं। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा स्तंभ यही ब्रेक सिस्टम है। लेकिन ये ब्रेक हमारे दिमाग में कहाँ है? नैरेटर थोड़ा वैज्ञानिक लेकिन सरल अंदाज में। याद है हमने बात की थी कि कैसे अमिगडाला यानी भावनाओं का केंद्र हाईजैक कर लेता है। लेकिन प्रकृति ने हमें इस हाईजैक से बचने का एक हथियार दिया है। हमारे माथे के ठीक पीछे दिमाग का सबसे विकसित हिस्सा होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारा सोचने वाला दिमाग है। ये हमारा सीईओ है। ये वो हिस्सा है जो योजना बनाता है, भविष्य के बारे में सोचता है और सबसे जरूरी, जो अमिगडाला को शांत करता है। एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं है जिसे गुस्सा नहीं आता। वो व्यक्ति है जिसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इतना मजबूत है कि वो गुस्से के तूफान के बीच भी खड़ा होकर कह सकता है कि रुको, अभी प्रतिक्रिया मत दो, सोचो, अगर अभी चिल्लाया तो इसका अंजाम क्या होगा। ये उस पागल हाथी को काबू में करने वाले महावत की तरह है। चलिए इसे बहुत ही आम लेकिन दर्दनाक उदाहरण से समझते हैं। ऑफिस का सीन है। आपने बहुत मेहनत से एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, लेकिन मीटिंग में आपका बॉस सबके सामने आपके काम की धज्जियां उड़ा देता है। वो आप पर चिल्लाता है, आपका अपमान करता है। क्लिक, अपमान महसूस हुआ। भिर्र, अमिगडाला एक्टिवेट हो गया। आपके अंदर का जानवर चीखता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं भी इसे सुनाऊंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अगर आप में आत्मनियंत्रण नहीं है तो आप शायद पलटकर जवाब दे देंगे या गुस्से में रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर देंगे। परिणाम, आपकी नौकरी गई और करियर पर धब्बा लग गया। लेकिन एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? सबसे पहले वो आत्म जागरूकता का इस्तेमाल करेगा। वो पहचानेगा, मेरा शरीर कांप रहा है, मुझे बहुत तेज गुस्सा और अपमान महसूस हो रहा है। और फिर वो अपना आत्मनियंत्रण का ब्रेक लगाएगा। गोलमैन कहते हैं कि भावनाओं को काबू करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है नजरिए का बदलाव, रीफ्रेमिंग। वो व्यक्ति उस पल प्रतिक्रिया देने से खुद को रोकेगा, चाहे इसके लिए उसे वॉशरूम में जाकर ठंडे पानी से मुंह ही क्यों ना धोना पड़े। जब वो थोड़ा शांत होगा तो वो अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल करके सोचेगा, बॉस ने बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन क्या वो हमेशा ऐसा करता है? शायद आज उस पर ऊपर से बहुत दबाव है। शायद उसकी निजी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी चल रही है। उसका ये गुस्सा मेरे काम के बारे में कम और उसकी अपनी झुंझुलाहट के बारे में ज्यादा हो सकता है। ध्यान दीजिए यहां क्या हुआ। बॉस का बर्ताव नहीं बदला, अपमान की घटना नहीं बदली, लेकिन उस व्यक्ति ने उस घटना को देखने का नजरिया बदल दिया। जैसे ही उसने सोचा कि शायद बॉस खुद परेशान है, उसका गुस्सा सहानुभूति या कम से कम समझ में बदलने लगा। आग की लपटें धीमी हो गईं। अब वो एक बेहतर फैसला ले सकता है। शायद वो बाद में शांति से बॉस से बात करेगा या शायद वो इसे इग्नोर कर देगा, लेकिन वो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। नैरेटर बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण अंदाज में,
लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। आत्मनियंत्रण का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक रोबोट बन जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें, घोंट दें या पत्थर दिल बन जाएं। अगर आप भावनाओं को सिर्फ दबाते रहेंगे तो वे अंदर ही अंदर सड़ने लगेंगी और एक दिन ज्वालामुखी की तरह फटेंगी। आत्मनियंत्रण का मतलब है भावनाओं को महसूस करना, लेकिन उनका गुलाम न बनना। ये चुनने की आज़ादी है कि आप अपनी भावना को कैसे और कब व्यक्त करेंगे। अरस्तु ने कहा था ना, सही व्यक्ति पर, सही मात्रा में, सही समय पर। यही वो कला है। इस सेक्शन का संदेश, द लेसन। दोस्तों, असली ताकत क्या है? असली ताकत ये नहीं है कि जब आपको गुस्सा आए तो आप दुनिया जला दें। वो तो कमजोरी है, वो तो अमिगडाला का हाईजैक है। असली ताकत वो है जब आपका पूरा शरीर, आपका हर एक सेल चीख चीख कर कह रहा हो कि पलट कर वार करो, और फिर भी आप एक गहरी सांस लें और शांति को चुनें। जब आप उस एक्शन और रिएक्शन के बीच के उस छोटे से गैप में अपना ब्रेक लगा देते हैं, उस पल में आप अपने तकदीर के मालिक बनते हैं। अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाइए। जब अगली बार भावनाओं का तूफान आए तो भइये मत। अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिका लीजिए और कहिए, मैं इस तूफान से बड़ा हूं। हमने खुद को जानना सीखा, खुद को संभालना सीखा, लेकिन हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हमारी सबसे बड़ी भावनाएं दूसरों के साथ जुड़ी होती हैं। अब हमें अपने अंदर से बाहर की दुनिया में कदम रखना है। हमें उस जादू को सीखना है जिससे हम दूसरों के दिलों में झांक सकें। तीसरा स्तंभ, जो आपको एक अच्छा इंसान ही नहीं बल्कि एक महान लीडर भी बना सकता है। बहुत ही अद्भुत। आप एक योद्धा की तरह इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने पिछले सेक्शन में एक बहुत बड़ी शक्ति हासिल की है, अपने इमोशनल ब्रेक को लगाना। हमने सीखा कि कैसे तूफान के बीच रुकना है। लेकिन मेरे दोस्त, जरा सोचिए, अगर आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन कार है और उसके ब्रेक बहुत शानदार हैं, लेकिन अगर उस कार में ईंधन ही न हो तो क्या वो आपको कहीं ले जाएगी? नहीं, वो बस एक खूबसूरत डब्बा बनकर खड़ी रहेगी। जिंदगी में भी यही होता है। सिर्फ अपने गुस्से या डर को कंट्रोल कर लेना काफी नहीं है। आपको आगे बढ़ने के लिए, गिरकर उठने के लिए एक ऊर्जा चाहिए, एक ऐसी आग चाहिए जो कभी ना बुझे। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस का तीसरा स्तंभ, आत्म प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन। ये वो इंजन है जो आपकी गाड़ी को मंजिल तक ले जाता है। सेक्शन 3, आत्म प्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन, वो आग जो अंदर से जलती है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें सिखाया जाता है कि प्रेरणा बाहर से आती है। अच्छे नंबर लाओ तो साइकिल मिलेगी, टारगेट पूरा करो तो बोनस मिलेगा, प्रमोशन पाओ तो दुनिया सलाम करेगी। हम पूरी जिंदगी इन्हीं बाहरी चीजों, पैसे, रुतबे और ताली के पीछे भागते रहते हैं। डैनियल गोलमैन इसे बाहरी प्रेरणा कहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, पैसा जरूरी है, लेकिन समस्या तब आती है जब वो बाहरी इनाम मिलना बंद हो जाता है, जब बोनस नहीं मिलता, जब प्रमोशन रुक जाता है, जब लोग ताली बजाना बंद कर देते हैं। तब क्या होता है? ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, उनकी गाड़ी का ईंधन खत्म हो जाता है, वे अवसाद में चले जाते हैं, वे हार मान लेते हैं। मेरे दोस्त, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति अलग होता है। उसका ईंधन बाहर के पेट्रोल पंप से नहीं आता, उसका ईंधन उसके अपने अंदर बनता है। गोलमैन कहते हैं कि सच्ची सफलता का राज आत्म प्रेरणा है। ये एक ऐसी भूख है, एक ऐसा जुनून है जो किसी काम को इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके बदले में कुछ मिलेगा, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उस काम को करने में ही उसे एक गहरा संतोष मिलता है। ये वो कलाकार है जो पेंटिंग बनाता है, भले ही कोई उसे खरीदे या ना खरीदे। ये वो वैज्ञानिक है जो बरसों लैब में लगा रहता है, भले ही उसे नोबेल प्राइज मिले या ना मिले। उन्हें अपने काम से प्यार है, वे अपनी क्षमताओं को चुनौती देना चाहते हैं, वे आज कल से बेहतर बनना चाहते हैं। यह है अंदरूनी आग, और इस आग को दुनिया की कोई बारिश बुझा नहीं सकती। मेरे दोस्त, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। आप चाहे कितने भी प्रेरित क्यों ना हो, जिंदगी आपको घुटनों पर लाने की कोशिश जरूर करेगी। आप फेल होंगे, आप गिरेंगे, आपके सपने टूटेंगे। यहीं पर इमोशनल इंटेलिजेंस की असली परीक्षा होती है।
गोलमैन कहते हैं कि आत्म प्रेरणा का सबसे बड़ा सबूत ये नहीं है कि आप तब कैसे काम करते हैं जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। असली सबूत यह है कि आप तब क्या करते हैं जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यहीं पर एक जादुई शब्द आता है, यह है आशावाद और लचीलापन। चलिए इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो इस जज्बे की मिसाल है। ये कहानी है महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन की। साल 1914 दिसंबर की एक ठंडी रात, एडिसन की विशाल फैक्ट्री, जहां उनके जीवन भर की मेहनत, उनके सारे प्रयोग, उनके सारे रिकॉर्ड रखे थे, उसमें भीषण आग लग गई। सब कुछ धू धू कर जल रहा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कोशिश कर रही थीं, लेकिन आग बहुत विकराल थी। एडिसन उस समय 67 साल के थे, एक बूढ़ा आदमी। वो अपनी फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर अपनी जिंदगी की कमाई को राख होते देख रहे थे। सोचिए उस पल को, एक आम इंसान क्या करता? वो छाती पीटकर रोता, वो ईश्वर को कोसता, वो टूट जाता। उसका एमिगडाला, डर और दुख का केंद्र, उसे पूरी तरह हाईजैक कर लेता। लेकिन एडिसन? उनके बेटे ने बताया कि एडिसन आग की लपटों को देखते रहे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने अपने बेटे से कहा, जाओ अपनी मां को बुला लाओ। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी आग नहीं देखी होगी। और फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो इतिहास बन गई। उन्होंने कहा, यह तबाही भी एक वरदान है। हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो गईं। अब हम बिल्कुल नई शुरुआत कर सकते हैं। यह है इमोशनल इंटेलिजेंस। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह एक बहुत गहरी मानसिक रणनीति है। गोलमैन कहते हैं, फर्क इसमें है कि आप असफलता को खुद को कैसे समझाते हैं। एक कम इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति कहता है, मैं फेल हो गया क्योंकि मैं निकम्मा हूं। यह हमेशा ऐसा ही रहेगा, मैं अब कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। वो असफलता को स्थायी और व्यक्तिगत मान लेता है। लेकिन एडिसन जैसा व्यक्ति कहता है, यह सिर्फ एक घटना थी, एक बुरा दिन था। मेरी फैक्ट्री जली है, मेरा दिमाग नहीं। मैं इसे बदल सकता हूं। उन्होंने उस तबाही को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक मौके के रूप में देखा। उन्होंने अपनी भावनाओं को उस राख में दबने नहीं दिया। और आप जानते हैं, उस आग के ठीक 3 हफ्ते बाद एडिसन ने दुनिया को पहला फोनोग्राफ बना कर दिया। इस सेक्शन का संदेश यानी लेसन, अगर आपके अंदर आत्म प्रेरणा की आग है तो असफलता आपके लिए फुल स्टॉप नहीं, बल्कि सिर्फ एक कॉमा यानी अल्प विराम बन जाती है। अपनी प्रेरणा को बाहरी चीजों पर टिकाना बंद कीजिए। अपने काम में, अपने जीवन में एक मकसद ढूंढिए। जब आप गिरें, और आप जरूर गिरेंगे, तो उस पल अपनी भावनाओं को खुद पर हावी मत होने दीजिए। अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जगाइए और खुद से पूछिए कि इस हार ने मुझे क्या सिखाया, मैं अगली बार अलग क्या कर सकता हूं। यही वो लचीलापन है, यही वो जिद है जो औसत लोगों को महान बनाती है। ये वो इंजन है जो कभी रुकता नहीं। हमने खुद को जाना, खुद को संभाला और खुद को आगे बढ़ने का ईंधन दिया। अब हमारा स्वयं यानी सेल्फ तैयार है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हमारी सफलता और खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हम दूसरों के साथ कैसे जुड़ते हैं। अब हमें अपनी नजरें अपने अंदर से हटाकर बाहर की दुनिया पर डालनी है। अगला स्तंभ एक ऐसी जादुई शक्ति है जो आपको बिना बोले दूसरों के दिल की बात सुना सकती है। क्या आप उस जादू को सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत अद्भुत। आप एक सच्चे साधक की तरह इस ज्ञान को आत्मसात कर रहे हैं। हमने अब तक एक बहुत लंबी और कठिन यात्रा तय की है। हमने अपने अंदर के जानवर को पहचाना, उसे काबू करना सीखा और अपने अंदर कभी न बुझने वाली आग जलाई। हमने अपने स्वयं के किले को मजबूत कर लिया है। लेकिन मेरे दोस्त, कोई भी इंसान एक टापू यानी आइलैंड नहीं है। हम अकेले नहीं जी सकते। हमारी सफलता, हमारी खुशी और हमारे अस्तित्व का ताना बाना दूसरों के साथ जुड़ा हुआ है। अब समय आ गया है कि हम अपने उस मजबूत किले से बाहर निकलें। अब हमें अपने अंदर से नजर हटाकर बाहर की दुनिया को देखना है। इमोशनल इंटेलिजेंस का चौथा स्तंभ एक ऐसी जादुई शक्ति है जो 2 इंसानों के बीच की दीवार को गिरा सकती है। यह है सहानुभूति, यानी दूसरों के दिल में झांकने की कला। सेक्शन 4, सहानुभूति या एम्पैथी। जब खामोशी भी बोलने लगे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हों,
वो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, कह रहा है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखों में है आपको एक अजीब सा सूनापन, एक दर्द दिखाई देता है। क्या कभी आप किसी कमरे में घुसे हैं जहां कोई बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन हवा में एक तनाव था जिसे आप चाकू से काट सकते थे? ये क्या है? ये कौन सी भाषा है जो शब्दों के बिना बोली जाती है? मेरे दोस्त, डैनियल गोलमैन कहते हैं कि दुनिया की 90% बातें शब्दों में नहीं बल्कि टोन में, चेहरे के भावों में और शरीर की भाषा में होती है। और जो इंसान इस अनकही भाषा को सुन सकता है वही असली मायने में बुद्धिमान है। यही है सहानुभूति। लेकिन ठहरिए, इसे सहानुभूति यानी सिंपैथी समझने की गलती मत कीजिएगा। सहानुभूति का मतलब है किसी के लिए बुरा महसूस करना, जैसे ओह बेचारा, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, ये आप दूर खड़े होकर कहते हैं। लेकिन संपत्ति का मतलब है उस व्यक्ति के जूतों में अपना पैर डालना, ये महसूस करना कि उसे कैसा लग रहा है, ये उसके दर्द को अपने दिल में महसूस करना है। ये एक सामाजिक रडार की तरह है, एक ऐसा एंटीना जो दूसरों की भावनाओं की फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है, भले ही वो इसे छिपाने की कितनी भी कोशिश करें। जो इंसान का ये रडार खराब होता है, गोलमैन उसे भावनात्मक रूप से बहरा कहते हैं। ये वो लोग हैं जो मजाक के समय गंभीर बातें करते हैं और गंभीरता के समय भद्दे मजाक। वो ये अनजाने में लोगों को चोट पहुंचाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। चलिए इस जादू को एक रोजमर्रा की घटना से समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हर घर में होती है। शाम का समय है, एक पति ऑफिस से थका हारा घर लौटता है। उसका दिन बहुत खराब बीता है। बॉस ने चिल्लाया है, कोई डील कैंसिल हो गई है। वो गुस्से और हताशा से भरा हुआ है। वो घर का दरवाजा खोलता है, उसकी पत्नी सामने आती है। अब यहां दो संभावनाएं यानी दो सिनारियोज हैं। पहली संभावना, कम सहानुभूति यानी लो एम्पैथी। पत्नी अपने दिन भर के कामों में उलझी हुई थी, उसने पति का चेहरा नहीं देखा, उसने उसकी झुकी हुई चाल नहीं देखी। वो बस अपनी बातें शुरू कर देती है, सुनो आज प्लम्बर नहीं आया और बच्चों की फीस भी जमा करनी है। पति का एमिगडाला पहले से ही हाईजैक था। ये सुनकर वो फट पड़ता है, मैं अभी ऑफिस से आया हूं, मुझे सांस तो लेने दो, तुम्हें बस अपनी पड़ी है। परिणाम, झगड़ा। दोनों का मूड खराब, दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं। दूसरी संभावना, उच्च सहानुभूति यानी हाई एम्पैथी। पति दरवाजा खोलता है, पत्नी उसे देखती है। वो एक पल के लिए रुकती है। उसका सामाजिक रडार कुछ पकड़ता है। इसकी चाल धीमी है, कंधे झुके हुए हैं, आंखों में थकान है। वो अपनी शिकायतें एक तरफ रख देती है। वो उसके पास जाती है, शायद उसका हाथ पकड़ती है या शायद बस पानी का गिलास देती है। और वो एक जादुई सवाल पूछती है। वो ये नहीं पूछती कि क्या हुआ, जो एक लॉजिकल सवाल है। वो पूछती है, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, सब ठीक है ना? ये एक भावनात्मक सवाल है। उसे एक पल में पति को लगता है कि उसे सुना गया है। उसे लगता है कि उसे समझा गया है। उसका आधा तनाव तो वहीं पिघल जाता है। शायद वो अपनी परेशानी बता दे, शायद वो बस चुपचाप बैठ जाए। लेकिन झगड़ा नहीं होता। इसके बदले उनके बीच का रिश्ता और गहरा हो जाता है। यही सहानुभूति की ताकत है। गोलमैन कहते हैं कि हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। ये दिमाग के वो सेल्स हैं जो सामने वाले के दर्द को देखकर हमारे अंदर भी दर्द का एहसास जगाते हैं। प्रकृति ने हमें एक दूसरे से जुड़ने के लिए ही बनाया है। लेकिन अपनी व्यस्तता, अपने अहंकार और अपनी आवाज को सुनने के चक्कर में हम इस रडार को बंद कर देते हैं। हम सुनना भूल जाते हैं। इस सेक्शन का संदेश, द लेसन। दोस्तों, सबसे अच्छी बातचीत वो होती है जहां कुछ कहा ही नहीं जाता। असली इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि आप खामोशी को सुनना सीखें। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। अपना फोन नीचे रख दीजिए। अपनी सलाह को एक पल के लिए रोक दीजिए। सामने वाले की आंखों में देखिए, उसकी आवाज के कंपन को महसूस कीजिए।
उसकी अनकही पीड़ा को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि आप सचमुच समझ रहे हैं कि वो किस दौर से गुजर रहा है, तो आप उसे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा देते हैं। यह तोहफा है अकेलेपन से आजादी। यही वो पुल है जो दो दिलों को जोड़ता है। यही वो नींव है जिस पर महान रिश्ते, महान टीमें और महान लीडरशिप खड़ी होती है। हमने खुद को संभाला और अब हमने दूसरों के दिल में झांकना सीख लिया है। अब हमारे पास सारी सामग्री है, लेकिन इन सब का इस्तेमाल कैसे करें? एक अच्छा इंसान होना एक बात है और एक प्रभावशाली इंसान होना, यानी एक इन्फ्लुएंशियल इंसान होना, दूसरी बात है। पांचवां और आखिरी स्तंभ वो कला है जो इन सभी शक्तियों को मिलाकर आपको दुनिया के मंच पर एक मास्टर खिलाड़ी बनाती है। क्या आप इस आखिरी रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? यह एक अद्भुत यात्रा रही है। आप एक बहुत ही असाधारण श्रोता हैं जो इस ज्ञान की गहराइयों तक पहुंच पाए हैं। हमने अपने स्वयं के किले को मजबूत किया, हमने दूसरों के दिलों में झांकना सीखा। अब हमारे पास सारी सामग्री है, लेकिन मेरे दोस्त, ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे कर्म में ना बदला जाए। अब समय आ गया है कि हम इन चारों शक्तियों यानी आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण, आत्म प्रेरणा और सहानुभूति को एक साथ मिलाएं। अब हमें दुनिया के मंच पर कदम रखना है। ये पांचवां और आखिरी स्तंभ वो कला है जो आपको सिर्फ एक समझदार इंसान नहीं, बल्कि एक लीडर, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाती है। यह है सामाजिक कौशल, यानी रिश्तों को निभाने की कला। सेक्शन 5, सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स, भावनाओं का जादूगर। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा की। 100 से ज्यादा संगीतकार हैं। सबके पास अलग अलग वाद्य यंत्र हैं, वायलिन, ड्रम, बांसुरी। अगर वे सब अपनी मर्जी से बिना किसी तालमेल के बजाने लगे तो क्या होगा? शोर, कर्कश शोर। लेकिन फिर सामने एक व्यक्ति खड़ा होता है। उसके हाथ में कोई वाद्य यंत्र नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी छड़ी है। वो कंडक्टर है। वो अपने हाथ हिलाता है और अचानक वो शोर एक दिव्य संगीत में बदल जाता है। वो किसी को धीमा करता है, किसी को तेज करता है। वो उन 100 अलग अलग लोगों को एक सुर में ले आता है। मेरे दोस्त, डैनियल गोलमैन कहते हैं कि सामाजिक कौशल वाला व्यक्ति जीवन के इस ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर होता है। बहुत से लोग सामाजिक कौशल को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है पार्टी की जान होना, सबसे हंसकर बातें करना या बहुत बातूनी यानी एक्सट्रोवर्ट होना। नहीं, ये बहुत सतही समझ है। असली सामाजिक कौशल का मतलब है एक उद्देश्य के साथ मित्रता, फ्रेंडलीनेस विद अ पर्पस। ये उन चारों पिछले स्तंभों का व्यवहारिक प्रयोग है। आप आत्म जागरूक हैं, इसलिए आप जानते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। आप आत्मनियंत्रित हैं, इसलिए आप अपनी भावनाओं को दूसरों पर थोपते नहीं हैं। आपके पास सहानुभूति है, इसलिए आप जानते हैं कि दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं। और अब सामाजिक कौशल के जरिए आप इस जानकारी का इस्तेमाल करके सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को एक सही दिशा देते हैं। आप बातचीत को, माहौल को और रिश्तों को मैनेज करते हैं। चलिए इसे एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में देखते हैं। कल्पना कीजिए एक बोर्ड रूम की। एक बहुत बड़ी कंपनी का विलय होने वाला है, लेकिन बात बिगड़ गई है। कमरे में तनाव है, 2 गुट बन गए हैं, लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, अहंकार टकरा रहे हैं। माहौल में इतना गुस्सा है कि लग रहा है सब कुछ टूट जाएगा। ये एक ऐसा मौका है जहां IQ फेल हो जाता है। कोई भी तर्क सुनने को तैयार नहीं है। सबके अमिगडाला हाईजैक हो चुके हैं। तभी उस कमरे में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करता है जिसके पास उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस है। मान लीजिए वो कंपनी का CEO है। वो क्या करता है? क्या वो भी चिल्लाना शुरू कर देता है? नहीं, वो अपनी सहानुभूति का राडार ऑन करता है। वो उस शोर के पीछे छुपे डर और असुरक्षा को सुनता है। वो समझता है कि लोग चिल्ला इसलिए रहे हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं कि उनकी नौकरी चली जाएगी या उनकी शक्ति कम हो जाएगी। वो अपना आत्मनियंत्रण इस्तेमाल करता है।
वो उस गुस्से के माहौल को खुद पर हावी नहीं होने देता, वो शांत रहता है और फिर वो अपने सामाजिक कौशल का जादू चलाना शुरू करता है। वो किसी की बात नहीं काटता, वो सबको सुनता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज शांत और खुली है। जब वो बोलता है तो उसकी आवाज ऊंची नहीं बल्कि गहरी और स्थिर होती है। वो तुम गलत हो नहीं कहता, वो कहता है मैं समझ सकता हूं कि आप सब इस बात को लेकर चिंतित हैं। आपकी चिंता जायज है। आइए हम सब मिलकर देखते हैं कि हम इस डर को कैसे दूर कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, उसने क्या किया? उसने कमरे के भावनात्मक तापमान को कम कर दिया। गोलमैन इसे भावनात्मक संक्रमण कहते हैं। भावनाएं वायरस की तरह फैलती हैं। अगर आप गुस्से में हैं तो आप दूसरों को भी गुस्सा दिला देंगे। लेकिन एक सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति ये जानता है। वो एक थर्मोमीटर नहीं है जो सिर्फ माहौल का तापमान बताता है। वो एक थर्मोस्टैट है जो माहौल का तापमान सेट करता है। वो सीईओ अपनी शांति, अपनी समझ और अपने भरोसे को उस कमरे में फैला देता है। धीरे धीरे चिल्लाना बंद हो जाता है। लोग तर्क सुनने लगते हैं और जो मीटिंग तबाही की ओर जा रही थी वो एक समाधान पर खत्म होती है। ये है सामाजिक कौशल की असली ताकत। ये लोगों को एक साझा लक्ष्य की ओर ले जाने की कला है। इस सेक्शन और पूरी किताब का संदेश, द लेसन, ये सिर्फ ऑफिस या बिजनेस के बारे में नहीं है। ये आपके घर, आपके परिवार, आपके दोस्तों के बारे में है। एक अच्छा पिता, एक अच्छी माँ, एक अच्छा जीवन साथी वही है जिसके पास ये सामाजिक कौशल हैं, जो जानता है कि झगड़े को कब रोकना है, कब किसी को गले लगाना है और कब किसी को सही राह दिखानी है। तो क्या सीखा हमने डैनियल गोलमैन की इस अद्भुत किताब से? हमने सीखा कि जिंदगी में सिर्फ ऊंचा आईक्यू होना काफी नहीं है। अगर आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान है लेकिन आप अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकते या दूसरों के दर्द को महसूस नहीं कर सकते तो आप अकेले रह जाएंगे। असली समझदारी यह है अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना, अपनी भावनाओं से डरना नहीं बल्कि उन्हें अपना साथी बनाना, दूसरों को सिर्फ सुनना नहीं उन्हें महसूस करना, और अंत में इन सब की मदद से एक ऐसी दुनिया बनाना जहां हम सिर्फ सफल ही ना हों बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़े भी हों। ये यात्रा आसान नहीं है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये पूरी जिंदगी चलने वाला अभ्यास है। लेकिन आज आपने वो पहला कदम उठा लिया है। आज आपने अपने अंदर के उस इमोशनल जीनियस को जगा दिया है। इस लंबी और गहरी यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से आभार। ये इमोशनल इंटेलिजेंस की कहानी थी और अब ये आपकी कहानी बनने जा रही है। शुभकामनाएं।